Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। एक भोली भाली लड़की को बहकाना तुम्हें शोभा नहीं देता मिस्टर राकेश। ये पाप है, महान पाप। किंतु किसी के सच्चे प्यार को अकारण ही बुरी दृष्टि से देखना भी तो पाप है, महान पाप। राकेश ने पलटकर कमलाजी की ओर देखा। प्यार धोखा है, इसकी आड़ लेकर अपनी युवा आकांक्षाओं को पाप की भेंट न चढ़ाओ। यह एक ऐसी ज्वाला है जो घंटों दहकती है और मिट जाने पर अपनी ही बाग में दूसरों को जलाकर राख कर देती है। तो वह प्यार नहीं, वासना की आग में जलते हुए दो अंगारों का खेल है जो समाप्त होते ही मिट जाते हैं। मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जिसके छू लेन से कुम्हलाए हुए हृदयों में नवजीवन का संचार हो उठता है, जिसकी ज्योति जीवन के अंधियारों को प्रकाशमान कर देती है। कमलाजी ने इस युवक की ओर देखा जिसका मुख भावों की उत्तेजना में रक्तिम हो उठा था। उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई थी। वह सहमी हुई अर्चना पर एक दृष्टि डालकर बोली, जानते हो इस प्यार का परिणाम क्या होगा? दो हृदयों का मिलन अर्थात शादी। शादी ब्याह क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है। ये तो जीवन भर का सौदा है, बल्कि युगों तक का निर्वाह है। मैं जानता हूँ और तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि इस मिलन के साथ कई लोगों की चाहतें आबद्ध होती हैं। जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में नहीं किए जाते। प्यार का निर्णय बुद्धि से नहीं, भावना से किया जाता है। ये तो एक आकर्षण, एक लगन है जिसकी अनुभूति ही नए जीवन की शिलाधार है। अर्चना एक अनाथ लड़की है, उसका इस जीवन में कोई नहीं है। मेरा घराना एक हरा भरा उपवन है जहाँ वह स्वयं को कभी अकेली अनुभव नहीं करेगी। किंतु हो सकता है तुम्हारी पसंद तुम्हारे घर वालों की पसंद न हो। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है। मैं अपने घर वालों को भली प्रकार जानता हूँ। मेरे पिता हृदय के रोगी हैं। वो कब से इस प्रतीक्षा में कि बहू का मुख देखें। इस विषय में मेरी सहमति और मेरे विचारों को वह अवश्य ही महत्व देंगे। कमलाजी कुछ देर चुपचाप उसे एकटक देखती रही। उन्होंने अब तक किसी युवक को इतना समझदार नहीं पाया था। उसकी बातें सुनकर उनके विचारों में कुछ परिवर्तन होने लगा। उन्होंने सोचा, अर्चना के लिए इससे अच्छा वर और कौन हो सकता है। राकेश के होठों पर आशा की तड़प उभरने के लिए तड़प रही थी। कुछ देर के मौन को स्वयं तोड़ते हुए उसने कहा, पूछिए और पूछिए। और क्या जानना चाहती हैं आप मेरे विषय में? मुझे स्वीकार है। कमलाजी तत्काल के उठी। राकेश अनार की भांति फूट पड़ा। अर्चना ने लाज से गर्दन और भी झुका ली और अपनी सिहरन को छिपाने का प्रयत्न करने लगी। इससे पूर्व की कमलाजी कुछ और कहती, राकेश ने झुककर उनके पांव छू लिए। कमलाजी तुरंत ऐसे पीछे हट गयी जैसे राकेश की यह बात उन्हें पसंद न आई हो। राकेश ने चकित दृष्टि से उन्हें देखा। एक शर्त है, कमलाजी ने बड़े गंभीर स्वर पेज 2 में कहा, तुम्हें ये शादी तुरंत ही करनी होगी। मुझे कोर्टशिप बिल्कुल पसंद नहीं, किंतु आप मुझे इतना समय तो देंगी ही कि मैं अपने घर वालों को मना लूं। अवश्य अवश्य। राकेश प्रसन्नता से झूम उठा। उसने पलटकर अर्चना की ओर देखा जो वहाँ से खिसककर एक कोने में जा खड़ी हुई थी और अपनी सिहरन छिपाए रखने के लिए अलमारी में कपड़े जमा रही थी। राकेश ने एक विदाई मुस्कुराहट से कमलाजी की ओर देखा और तेज तेज पग उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कमलाजी खड़ी उसे जाते देखती रही। ज्यों ही राकेश दृष्टि से ओझल हुआ, वह धीरे से चलती हुई अर्चना के पास आ गई। अर्चना काम करते करते रुक गई, किंतु उसमें इतना साहस न था कि गर्दन उठाकर उनसे दृष्टि मिलाती। कमलाजी ने बड़े स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा। आंटी। अर्चना एकाएक पलटकर उनके सामने हो गई। मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं की अर्चना, किंतु इतनी शीघ्र? इसलिए कि लड़की का केवल प्यार से नहीं बल्कि उसका संसार से संबंध होता है। मैं नहीं चाहती कि तुझे वचनों और सुनहरे सपनों में ही जकड़ कर रह जाए। कमलाजी यह कहकर कमरे से निकल गई और अर्चना बड़ी देर तक गुमसुम अपने जीवन के इस महान परिवर्तन पर विचार करती रही। 2 दिन और बीत गए। राकेश ने बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह अर्चना को देख न पाया। कमलाजी की स्वीकृति के बाद उसमें इतना साहस ही न था कि वह निर्भीक होकर अर्चना से मिलने जाए। उसकी व्यग्रता अब एक तड़प बन चुकी थी। अगले ही दिन उसे दिल्ली लौटना था और फिर न जाने वियोग की घड़ियां कितनी लंबी हो जाएं। शाम को अकस्मात ही कश्मीर एम्पोरियम में अर्चना से उसकी भेंट हो गई, जिसे देखने के लिए वो 2 दिन से व्याकुल था। भाग्य ने स्वयं उसे मिला दिया। जब वो कुछ खरीदने के लिए एम्पोरियम में पहुंचा तो अर्चना काउंटर पर खड़ी एक मफलर को देख रही थी। राकेश ने पहले तो चाहा कि उसे पुकारे, किंतु फिर कुछ सोचकर वह धीरे से दबे पांव उसके पास जा खड़ा हुआ। अर्चना ने उसे नहीं देखा। गहरे नारंगी रंग के सुंदर रेशमी मफलर को कोमल उंगलियों से परखकर उसने दाम पूछे। सहसा उसकी दृष्टि पास ही खड़े राकेश पर पड़ी और वह क्षण भर के लिए चौंककर कांप गई, फिर मुस्कुरा पड़ी। कितना सुंदर मफलर है। राकेश ने मफलर को उंगलियों से टटोलकर अर्चना की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी रुचि की प्रशंसा करता हूँ अर्चना। सच तुम्हें पसंद है? जी बहुत। किस भाग्यवान के गले का हार बनेगा है कोई? मैं तो इतने डिजाइन देखकर दुविधा में पड़ गई थी। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी रुचि को सराहा। लगता है किसी घनिष्ठ मित्र के लिए चुना गया है। जी एक नई जान पहचान है। कौन है वह? है एक यात्री। सेल्समैन ने पैकेट बांधकर अर्चना की ओर बढ़ा दिया। राकेश उससे अलग होकर दूसरे काउंटर पर जा खड़ा हुआ। जब अर्चना मफलर का दाम चुकाकर उसके पास आई तो वह साड़ियाँ देख रहा था। उसने एक बहुत बढ़िया रेशमी साड़ी पेज 3 चुनी और अर्चना की ओर खिसककर बोला, कैसी है ये साड़ी? बहुत सुंदर, आपकी पसंद उत्तम है। राकेश ने वह साड़ी उठाई और सेल्समैन को पैक करने को कहा। किसके लिए ली है? अर्चना ने पूछा। है कोई नई पहचान? कौन? एक लड़की। अर्चना झेप गई और चुपचाप अपना पैकेट थामकर बाहर जाने की तैयारी करने लगी। कहाँ जा रही हो? वापस होटल। यदि अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूं। आपका मेरा क्या साथ? आप कार वाले ठहरे और मैं पाऊँ। मैं अपनी कार आज नहीं लाया। क्यों? कहीं उसकी तीव्र गति में किसी पैदल चलने वाले को आंखों से ओझल न कर बैठ। सेल्समैन ने साड़ी पैक की और 300 रुपए की रसीद काटकर पैकेट सहित राकेश को थमा दी। अर्चना राकेश से पहले ही एम्पोरियम से निकल आई। जब राकेश दाम चुकाकर बाहर पहुंचा तो वह सड़क के किनारे खड़ी किसी सवारी की प्रतीक्षा कर रही थी।
राकेश भी उनके पास आ खड़ा हुआ और धीरे से उसके कान में बोला, अब क्या विचार है? जी चाहता है होटल न जाऊं। तो फिर जी कहाँ जाने को चाहता है? उस मुसाफिर के यहाँ जिसके लिए यह उपहार खरीदा है। इतनी व्याकुलता है उससे मिलने की, क्यों न हो? कहाँ रहता है वह? डल झील, शिकारों के झुंड के पीछे। ओह कितनी अनोखी बात है। क्या जिस लड़की के लिए मैं साड़ी लाया हूँ वह भी वहीं रहती है? तब तो बात आसान हो गई। उद्धरण चिन्ह। कैसे? सोचती थी उस सुनसान जगह पर अकेली कैसे जाऊंगी। अब तो आपका साथ मिल गया है। चलिए कैसे चलना होगा? जेहलम में से शिकारे पर। दीनों की दृष्टि एक हुई और वे जेहलम की ओर बढ़ गए। 2-4 पग ही चलकर राकेश रुक गया और अर्चना की ओर देखकर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं अर्चना, तुम्हारा वह यात्री मुझे तुम्हारे संग देखकर ईर्ष्या से जल भुन जाए? नहीं, उसका हृदय बहुत उदार है, आपकी उस लड़की की भांति नहीं जो अपने राकेश के साथ किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। किंतु तुमने उसे कब देखा? जी मैंने नहीं तो यूं ही मेरा अनुमान था। उद्धरण चिन्ह। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा और शिकारे की ओर बढ़ गई। राकेश मुस्कुरा पड़ा। दोनों चुपचाप एक शिकारे में बैठकर जेहलम नदी को पार करने लगे। इस शांत वातावरण में उनके बेचैन हृदयों की धड़कनों पर यदि कोई स्वर छाया हुआ था तो वह उस गीत का स्वर था जिसे मांझी कश्मीरी भाषा में गा रहा था। उस मधुर लहराते हुए गीत ने वातावरण में एक झनकार उत्पन्न कर दी थी। शिकारा बढ़ता चला जा रहा था। पानी की मौन परतों को चीरता हुआ अर्चना के हृदय में एक कसक सी उभर रही थी। नहर से निकलकर शिकारे ने डल झील में प्रवेश किया। हाउस बोटों के झुरमुट को पार करके वह उस ओर बढ़ने लगा जहाँ हर पग पर गहरा सन्नाटा होता जा रहा था। झील के बीच में उगी हुई वनस्पति और उस पर जमी हुई काई को काटकर नीले निथरे हुए जल के छोटे छोटे मार्ग यूं प्रतीत होते थे मानो झील में नहरें निकाल दी गई हो। यहाँ वहाँ कंवल के फैले हुए पेज 4 पत्तों के बीच कई नन्ही कलियां और खिले हुए फूल मुस्कुरा रहे थे। जहाँ पर पानी उपला था वहाँ लंबी घास उगाई थी। छोटी सी नहर से हरी भरी काई के बीचों बीच चलता हुआ शिकारा अचानक रुक गया। राकेश और अर्चना चुपचाप सुगंधमय वातावरण के सौंदर्य में खोए हुए। शिकारा रुकने पर राकेश ने प्रश्नसूचक दृष्टि से मांझी की ओर देखा। मांझी ने उन्हें मौन रहने का संकेत करते हुए उनका ध्यान हंसों के उस जोड़े की ओर आकर्षित किया जो गर्दनें मिलाए हुए झील के तल पर काई में सो रहा था। 2 शरीर एक प्राण हुए संसार की हलचल से दूर इस शांत और सुखद छांव में एक दूसरे में समा से गए। सहसा घास के झुंड में किसी जानवर के छलांग लगाने की आवाज आई। हंसों का जोड़ा फड़फड़ाकर एक दूसरे से अलग हो गया और पानी में डुबकी लगाकर दूसरी ओर चला गया। मांझी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने फिर से चप्पू पानी में डाल दिए। शिकारा कुछ आगे बढ़ा तो अर्चना ने मांझी से पूछा, तुम क्यों रुक गए थे वहाँ? उस हंसों के जोड़े के लिए प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा करने वाले पर अल्लाह का कहर टूट पड़ता है। ओह, तुम भी प्यार मोहब्बत की बातों को मानते हो? साहब, जिंदगी में प्यार न हो तो जीना हराम हो जाए। ये खूबसूरत नजारा, ये बर्फीली चोटियां, झील का ये खामोश पानी और माहौल में बसी हुई यह खुशबू, ये जन्नत तो बस खुदा ने प्यार करने वालों के लिए ही बनाई है। और अगर किसी को प्यार न मिला हो तो? अर्चना ने मुस्कुराकर मांझी की ओर देखा तो कुछ दिन वह कश्मीर की वादी में गुजार ले, खुद ब खुद उसे प्यार करना आ जाएगा। मांझी ने चलाते हुए बड़े सहज भाव से उत्तर दिया। उसने फिर वही गीत गाना आरंभ कर दिया। अर्चना और राकेश फिर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में एक चमक सी लहरा गई। झील की नीलाहट अर्चना के मुख पर अपना प्रतिबिंब डाल रही थी। दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति अनोखी अनुभूति, एक विचित्र आकर्षण, एक नया अनुभव उत्पन्न हो रहा था। राकेश अपना स्थान छोड़कर अर्चना के पास आ बैठा और धीमे स्वर में बोला, क्या सोच रही हो? उस स्वर्ग के विषय में जो भगवान ने केवल प्यार करने वालों के लिए बनाया है। तुम्हें इस बात का खेद है क्या? खेद नहीं, शिकायत है स्वर्ग बनाने वाले से। वह क्यों? काश वह इस स्वर्ग की सृष्टि केवल हमारे लिए ही करता। हम दोनों के लिए ये सुंदर और मोहक दृश्य केवल हमारी जागीर होते। तब तो संसार के कितने ही प्यार करने वालों की नजर हमारे प्यार को लग जाती। अर्चना, हम उनका यह अधिकार कभी नहीं छीन सकते। तो रुक जाओ, आज का दिन हम उन पेड़ों की छांव में बिता दें। पास ही झील में एक ऊंचे छोटे से द्वीप पर यूकलिप्स और चिनार के पेड़ों के झुंड की ओर संकेत करते हुए अर्चना ने कहा, किंतु उस यात्री का क्या होगा? किस यात्री का? अर्चना ने बड़े भोलेपन से पूछा। जिसके लिए सुंदर मफलर खरीदा गया है। वह बेवफा निकला। पेज 5। कैसे? वह उस सुंदर लड़की को लेकर भाग गया जिसके लिए तुमने यह मूल्यवान साड़ी खरीदी है। राकेश हंस पड़ा, फिर अर्चना भी हंसने लगी। दोनों की मिली जुली हंसी से वातावरण गूंज उठा। मांझी चकित सा उन्हें देखने लगा। राकेश ने अपना सूटकेस बाहरी बरामदे में रखा और एक दृष्टि सामने के द्वार और दीवार पर डाली। आज 1 महीने के पश्चात वह अपने घर में लौटा था। उसके स्वागत के लिए वहाँ कोई भी न था। वह चुपचाप बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा और पर्दा उठाकर एकाएक उनके सामने जा खड़ा हुआ। रघुनाथ जी की आंखें बेटे को देखते ही प्रसन्नता से चमक उठी। समाचार पत्र उनके हाथ से खिसककर फर्श पर जा गिरा। राकेश ने झुककर उनके पैर छुए। रघुनाथ जी ने उसे गले से लगा लिया। कॉलेज में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे हार्दिक बधाई देते हुए वह बोले, तुम तो जाकर हमें भूल ही गए बेटा। नहीं बाबूजी, मैं तो यही सोचता रहा कि आपको साथ क्यों न ले गया। आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। कहिए, कैसी तबीयत है अब आपकी? मन और स्वास्थ्य तो धूप छांव के समान है बेटा। चिंता की कोई बात नहीं, बुढ़ापा स्वयं एक रोग होता है। इतने में उमा कमरे में आई। राकेश ने भाभी के चरण स्पर्श किए और उमा ने स्नेह से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद उमेश और राजू भी आ गए। राकेश ने भाई से गले मिलकर राजू को गोद में उठा लिया। मेरे लिए क्या लाए चाचा जी? राजू ने राकेश से पूछा। एक बंदर। उसकी क्या आवश्यकता थी अंकल? वह तो पहले ही घर में है। राजू ने उसी की ओर संकेत किया और नीचे उतरकर कहा, है चाचा को कश्मीरी बंदर कहते हुए भाग गया। राकेश हंसता हुआ बोला, ठहर तो, दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। उमेश कुछ क्रोध में बोला, क्या हुआ भैया? यदि बचपन में शरारतें नहीं करेगा तो क्या बड़ा होकर करेगा? उमा मुस्कुराती रही। राकेश ने नौकर को सामान लाने को कहा और अपने कमरे की ओर चला गया।
राकेश के जाने के बाद रघुनाथ जी ने ठंडी सांस ली और उमेश की ओर देखकर बोले, अच्छा हुआ राकेश आ गया, मुझे विश्वास है कि तुम दोनों भाई मिलकर व्यापार के घाटे को पूरा कर लोगे। किंतु मंगलचंद का कर्जा उतारने का तो फिर ही कोई उपाय नहीं। मंगलचंद का नाम सुनते ही रघुनाथ जी के चेहरे पर खुशी की फुलझड़ियां एकाएक बुझ गई। उन्होंने निराश दृष्टि से उमेश की ओर देखा। हाँ बाबूजी, कल फिर उसका डिमांड लेटर आया है। उमेश ने झट जेब से मंगलचंद का नोटिस निकालकर सामने रखा। पूरे 4 लाख की मांग की गई है। समझ में नहीं आता, प्रतिमास किस्त देने पर भी रकम ज्यों की त्यों खड़ी है। ब्याज मूलधन को उभरने भी तो दे, पिछले महीने भी किस्त नहीं दी जा सकी। तुमने क्या सोचा है? अब तो उजाले की एक ही किरण शेष है। क्या राकेश? किंतु वह मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? कुलीन परिवार की लड़की है, शिक्षित है, सुंदर है, कोई बात भी तो ऐसी नहीं जिससे वह इनकार पेज 6 कर सके। रघुनाथ जी चुपचाप गर्दन हिलाकर रह गए। न जाने क्यों उनका हृदय और उनकी आत्मा इस बात को कुछ स्वीकार न कर रही थी। उमेश जब दफ्तर चला गया तो रघुनाथ जी ने उमा को संबोधित किया, बहू। हाँ बाबूजी, किसी प्रकार राकेश को मनाओ, इस शादी के लिए उसे सहमत करो, इसी में हमारा भला है, वरना सेठ मंगलचंद। आप चिंता न करें बाबूजी, मैं आज ही उसका मन टटोलूंगी। ये कहकर उमा वहाँ से चली गई। जब उमा राकेश के कमरे में आई तो वह राज को ढेर से खिलौने दे रहा था जो वह उसके लिए श्रीनगर से लाया था। इस समय वह उसे हाउस बोट के विषय में समझा रहा था। उमा के पाँव की आहट से दोनों चौंक पड़े। राजू ने माँ की ओर देखकर झट दृष्टि फेर ली। अरे अभी तो तू चाचा को बंदर कह रहा था, अब उन्हें फुसला रहा है। हाँ माँ, तुम्हें भी जब डैडी से कोई काम लेना होता है तो प्यार से बोलने लगती हो। चल हट नटखट। उमा ने ज्यों ही उसे पकड़ना चाहा वह कमरे से बाहर भाग गया।